हेलो एवरीवन, वेलकम इन द क्लास। जैसा कि वो तो पिछले चैप्टर में हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात की थी और यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड के रूप में राष्ट्रपति की भूमिका के बारे में हम पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति के इलेक्शन मेथड, उसकी एलिजिबिलिटी और दूसरी प्रक्रियाओं के बारे में आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। हम इससे आगे बात करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। महाभियोग या इम्पीचमेंट वो है वो प्रक्रिया है जिसके थ्रू राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति को बिना किसी ठोस कारण के अपने पद से हटाया नहीं जा सकता, लेकिन महाभियोग द्वारा उसको हटाया जा सकता है। महाभियोग क्या है? महाभियोग का सीधा सीधा अर्थ ये है कि अगर राष्ट्रपति पर किसी भी तरह का दोषारोपण होता है, अपने पद का दुरुपयोग करने का या संविधान का उल्लंघन करने का अगर कोई दोष लगता है और वो दोष पारित हो जाता है, तो उसको पद से अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। दोष लगाने या पारित होने का प्रोसीजर क्या है इम्पीचमेंट का, ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि महाभियोग पर इम्पीचमेंट या महाभियोग जो चलाया जाएगा वो संसद में चलाया जाएगा। इसके लिए जो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव संसद के दोनों में से किसी भी सदन में पहले पेश किया जा सकता है। अब पेश करने के लिए किसी भी एक सदन में पेश करने के लिए वहाँ के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। यानी 1/4 मेजोरिटी से अगर कोई प्रस्ताव भेजता है तो वह स्वीकार कर लिया जाता है। देन जिस भी सदन में वो प्रस्ताव पहले भेजा जाएगा, भेजने के बाद उस सदन के सदस्य उस पर विचार करेंगे और विचार करने के बाद अगर वहाँ से 2/3 बहुमत यानी 2/3 मेजोरिटी के साथ उसको पेश कर दिया जाता है तो वो पारित माना जाएगा और इस तरह से वो दूसरे सदन को भेज दिया जाएगा। दूसरा सदन जो है वह इसकी या तो स्वयं उन दोषों की जांच कर सकता है या उन अभियोगों की जांच कर सकता है जो राष्ट्रपति पर लगाए गए हैं, या वह उसके लिए एक कमेटी नियुक्त कर सकता है। उस दरमियान अगर राष्ट्रपति चाहें तो उस जांच करने वाले सदन के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर या अन्य किसी के द्वारा अपनी सफाई दे सकता है। जांच करने के बाद जो जांच करने वाला जो सदन है वह अगर उन सभी दोषों को सही पाता है और 2/3 मेजोरिटी से उसको स्वीकार कर लेता है तो वह प्रस्ताव स्वीकृत माना जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा या पदच्युत होना पड़ेगा। तो ये सिस्टम है इम्पीचमेंट का। दोनों ही सदन अपनी तरफ से जांच करके उसको 2/3 मेजोरिटी से अगर पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ओके, क्लियर? आगे बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। शक्तियां और कार्यों के बारे में मैं आपको पहले बता दूं कि जैसा कि हमारे संविधान में पहले से ही कह दिया गया है कि कार्यपालिका संविधान राष्ट्रपति में निहित होगी। जो कार्यपालिका शक्तियां हैं, एग्जीक्यूटिव पावर सारे के सारे राष्ट्रपति के पास होंगे, लेकिन इनका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सहायता से करेगा। तो इसमें जो चीज़ है मुख्य रूप से कि पावर्स सारे राष्ट्रपति के नाम से यूज होते हैं, सभी चीज़ें राष्ट्रपति को करनी होती है, लेकिन वास्तव में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश से ही वो कार्य करता है। मुख्य रूप से राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो सामान्यकालीन शक्तियां और एक संकटकालीन शक्तियां। इमरजेंसी पावर अलग होते हैं और सामान्य काल में जो पावर्स यूज करता है वो अलग होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्यकालीन शक्तियों की। पावर इन नॉर्मल टाइम्स क्या है? ये शक्तियां अलग अलग भागों में बांट दी गई है। सबसे पहला कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका शक्तियां या एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है उसके अनुसार राष्ट्रपति जो कार्य करता है, यानी सरकार के संबंध में, कार्यपालिका के संबंध में सारे के सारे डिसीजन जो है वह राष्ट्रपति स्वयं लेता है, यानी उसके नाम से लिए जाते हैं। इसमें सभी प्रकार की नियुक्तियां और सभी प्रकार के सरकार के महत्वपूर्ण नियम और निर्णय जो है वह राष्ट्रपति के निर्णय होते हैं। राष्ट्रपति ही जो यूनियन गवर्नमेंट है, संघ की सरकार है, उसके बारे में सारे नियम बनाता है तथा सारे के सारे मंत्रियों में कार्य विभाजन करता है। मुख्य रूप से जो कार्यपालिका शक्तियों में क्या क्या चीज़ आती है वो आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें सबसे पहले होती है नियुक्तियाँ। नियुक्तियाँ जितनी भी है कार्यपालिका नियुक्तियाँ राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उसमें प्रधानमंत्री के परामर्श पर दूसरे मंत्रियों की नियुक्तियाँ,
उसके बाद जो राज्यों के राज्यपाल है उनकी नियुक्तियां, गवर्नर्स जो होते हैं उनकी नियुक्तियां, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस जो होते हैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको हम कैग कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, संघीय लोक सेवा के आयोग जो यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं वो, वित्त आयोग के सदस्य, निर्वाचन आयोग के सदस्य आदि, इन सारी की सारी नियुक्तियों को राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी जो छोटे मोटे आयोग हैं उनमें उनके सारे बहुत सारे काम होते हैं वो राष्ट्रपति करता है। तो जो कार्यपालिका से संबंधित महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं वो नियुक्तियां राष्ट्रपति अपने हिसाब से करता है। उसके बाद कार्यपालिका शक्तियों में जो दूसरा फैक्ट आता है वो है मंत्रियों के मध्य कार्य का विभाजन, यानी मंत्रियों को जो डिपार्टमेंट दिए जाते हैं, जो पोर्टफोलियोज आवंटित किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। मंत्रियों से वह किसी भी तरह का सूचना मांग सकता है, उनके कार्यों की सूची मांग सकता है, ये पावर उस राष्ट्रपति को है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्राध्यक्ष के रूप में वह देश का प्रतिनिधित्व करता है। बाहर जब कोई भी इंटरनेशनल मसला होता है तो फॉरेन जो ग्राउंड स्टेज पे राष्ट्रपति ही अपने देश का मुखिया यानी हेड ऑफ द नेशन माना जाता है। इसके अलावा इस रूप में वह अपने देश के राजदूतों की बाहर के देशों में नियुक्तियां करता है और जो विदेशी राजदूत होते हैं उनको भारत में स्वागत भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। देन युद्ध और शांति की घोषणा करने का अधिकार। संसद की स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति ही किसी भी देश के साथ युद्ध में रत होने का या युद्ध के बाद युद्ध टलने के बाद शांति या युद्ध की जो कंडीशन है उसको समाप्ति की घोषणा कर सकता है। देन राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति का दायित्व है और उन प्रशासकों का प्रशासन करता है। यानी राज्यपालों की नियुक्ति के साथ ही जो यूनियन टेरिटरीज है उसका प्रशासक भी राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। सैनिक मिलिट्री पावर्स अगर हम देखें तो आपको पता होगा कि सर्वोच्च जो कमांडर होता है, तीनों सेनाओं के जो कमांडर होते हैं उनसे ऊपर सर्वोच्च कमांडर जो होता है वह राष्ट्रपति होता है और अपनी सेनाओं को आदेश देने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आती है विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब है जो विधायी कार्य होते हैं संसद में, उनमें हालांकि राष्ट्रपति आपको पता हो कि संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी संविधान में स्पष्ट लिखा है, आर्टिकल 79 कहता है कि संघ के लिए ऐसी संसद होगी जो राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। तो वो चुना हुआ सदस्य न होने के बाद भी संसद में अपना अधिकार रखता है, संसद में अपना एक प्रभुत्व रखता है। संसद के बारे में जो विधायिक शक्तियां हैं वो क्या क्या है आप देखिए। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को आहूत और सत्रावसान, यानी संसद के जो सदन होते हैं और सदन को जो समाप्त किया जाता है वह राष्ट्रपति का अधिकार है। इसके अलावा वह लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, विघटित कर सकता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक या जो जॉइंट सिटिंग जिसको हम कहते हैं वह बुला सकता है और उस जॉइंट सिटिंग में वो किसी विधेयक पर विचार करने के लिए कह सकता है। इसके अलावा जॉइंट सिटिंग में वो अभिभाषण देता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, एड्रेस राष्ट्रपति करता है पहली संसद के बाद, और हर साल जो उसका फर्स्ट सेशन होता है संसद का उसमें राष्ट्रपति दोनों सदनों में अभिभाषण देता है या एड्रेस करता है। उसके बाद हम अगर बात करें विधायी शक्तियों की तो राज्यसभा के लिए ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण शक्ति है। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति 12 ऐसे सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है जो कि विभिन्न फील्ड से आते हैं, स्पोर्ट्स, कल्चर, साइंस और जो दूसरे ऐसे जो साहित्य, लिटरेचर, कला है ना, समाज सेवा आदि क्षेत्रों से अनुभवी व्यक्तियों को वह राज्यसभा में मनोनीत भी कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है 12 सदस्यों को। और साथ ही अगर वो महसूस करे तो 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स जो होते हैं उनको लोकसभा में भी वह नॉमिनेट कर सकता है। संसद द्वारा जितने भी बिल पास होते हैं, विधेयक जो पारित होते हैं, वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून बन पाते हैं। यानी कानून बनने की जो प्रक्रिया है उसमें सर्वोच्च स्वीकृति राष्ट्रपति की होती है। राष्ट्रपति चाहे तो संसद के दोनों सदनों से पारित
बिल को वह एक बार संशोधन के लिए पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन अगर एज इट इज दोनों ही सदनों से पास होकर वापस पुनः उसके पास वो विधेयक आता है तो उस राष्ट्रपति को इसमें अपनी स्वीकृति देनी ही होती है, वो मना नहीं कर सकता हस्ताक्षर करने से। उसके बाद राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं वह राज्य विधानमंडल द्वारा किसी भी पारित बिल को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित रख सकता है और राष्ट्रपति उस पर अनुमति दे या उसको एक बार पुनर्विचार करने के लिए लौटा सकता है। संसद जब नहीं चल रही हो यानी सत्रावसान हो, जब संसद का सेशन नहीं चल रहा हो, उस दरमियान अगर किसी इमरजेंसी का सामना करने के लिए, किसी महत्वपूर्ण स्थिति का सामना करने के लिए ऑर्डिनेंस जो है, अध्यादेश जिसको हम बोलते हैं, अध्यादेश पारित करके कोई भी कानून बनाया जा सकता है। ये शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। इसके अलावा राज्यों के संबंध में उनके क्षेत्रफल, उनकी सीमा, नाम परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में जितने भी विधेयक हैं वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि लेजिस्लेटिव पावर बहुत सारे राष्ट्रपति के पास रहते हैं। उसके बाद वित्तीय शक्तियाँ, फिनेंशियल पावर जो जितने भी होते हैं, फिनेंस के बारे में राष्ट्रपति को अपार शक्तियाँ प्राप्त होती है क्योंकि देश का मुख्य राष्ट्रपति होता है। तो जो बजट होता है, एनुअल जो फिनेंशियल सेटल स्टेटमेंट और बजट होता है, वह संसद में राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति की ही सिफारिश से किसी तरह की धन की मांग यानी फिनेंशियल ग्रांट मांगी जा सकती है। अगर राष्ट्रपति सिफारिश नहीं करता तो किसी भी तरह की धन की मांग नहीं मांगी जा सकती है संसद से। उसके बाद हम बात करते हैं वित्त विधेयक जो भी है, वित्त विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। यानी अगर राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं ली गई है तो वित्त विधेयक जो फाइनेंशियल बिल है वो संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। उसके बाद अगर कोई ऐसा बिल जो वित्त विधेयक नहीं है लेकिन उसके पारित होने के बाद उसका जो एक्सपेंडिचर है, जो व्यय है, वह भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड जो फंड होता है, उसमें से करना होगा, तो उस पर संसद तब ही विचार करेगी जबकि राष्ट्रपति ने उस पर विचार करने की सिफारिश कर दी हो। अगर कंसोलिडेट फंड से खर्च होने वाला ऐसा कोई विधेयक पारित करवाना हो तो राष्ट्रपति की सिफारिश या पूर्वानुमति बहुत ही जरूरी है, तभी संसद उस पर विचार करेगी वरना नहीं करेगी। देन अतिरिक्त और पूरक मांगे जो होती है वित्त से संबंधित, वो भी राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में पेश की जा पाएगी। राष्ट्रपति वित्त आयोग के सदस्यों और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग मैंने आपको बताया उसकी नियुक्ति भी करता है। साथ ही जितने भी जो प्रतिवेदन प्रस्तुत होते हैं संसद के समक्ष वो उनके द्वारा ही किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही राष्ट्रपति आयकर और अन्य करों से प्राप्त आय को केंद्र और राज्यों में बंटवाता है। जो इनकम टैक्स और दूसरे टैक्स होते हैं, जो इनकम होती है उनमें जो राज्य और केंद्रों के बीच में बंटवारा होता है वह राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश से स्वयं करता है। तो हम इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारी शक्तियाँ उसको प्राप्त है वित्त के आरंभ। फिर बात आती है न्यायिक शक्तियों की। न्यायिक शक्तियों में जुडिशियल पावर राष्ट्रपति के पास क्या क्या है, तो राष्ट्रपति सबसे पहले तो आपको पता हो कि जो कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जो जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति में राष्ट्रपति का पूरा दखल होता है, हाथ होता है। उसके बाद आर्टिकल 72 कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी सजा प्राप्त व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है। क्षमादान के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी सजा बरकरार करी हो तो राष्ट्रपति के समक्ष अपील करता है, राष्ट्रपति उसकी सजा को पूर्ण रूप से माफ कर सकता है या उसको कम कर सकता है। इस तरह से दंड को बदलने की शक्ति, जैसे किसी की फांसी है तो उसको मृत्युदंड में बदल सकता है, इस तरह के पावर्स राष्ट्रपति के पास है। लेकिन यहाँ पे कुछ क्लॉज हैं, जैसे जो सैनिक न्यायालय होते हैं, कोर्ट मार्शल्स द्वारा होते हैं, उनको राष्ट्रपति नहीं चेंज कर सकता। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत आते हैं, उन्हीं में होता है। या ये आप देख लीजिए कुछ क्लॉज हैं, उन क्लॉज को छोड़ के राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का पूर्ण रूप से प्रयोग कर सकता है। अब दूसरी बात आती है संकटकालीन शक्तियाँ अथवा अधिकार, जिसको हम इमरजेंसी पावर बोलते हैं। इमरजेंसी पावर्स कब होता है, आप देखिए कि सामान्यकालीन शक्तियाँ जो होती है राष्ट्रपति की, उस समय तो राष्ट्रपति की सारी शक्तियाँ संसद या हम जिसको कह सकते हैं मंत्री परिषद के अधीन ही होती है। इनका वास्तविक प्रयोग मंत्री परिषद ही करती है, प्रधानमंत्री ही करते हैं मंत्री परिषद के अध्यक्ष के रूप में। लेकिन
अगर देश किसी इमरजेंसी में है, आपातकाल में है, तो आपातकाल में अनेक बार जो संसद है वो भंग कर दी जाती है और उस समय राष्ट्रपति वास्तविक रूप से अपने अधिकारों का प्रयोग कर लेता है। आप देखिए किस तरह के इमरजेंसी पावर हमारे यहाँ पर दिए गए हैं। मुख्य रूप से 3 तरह के इमरजेंसी पावर है जो वो राष्ट्रपति को मिलते हैं। सबसे पहला है, आपने सुना होगा आर्टिकल 52, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखना। आर्टिकल 52 के अंतर्गत जब देश में युद्ध हो, देश युद्ध में हो या बाहरी आक्रमण हुआ हो या आंतरिक विद्रोह की स्थिति बन रही हो, ऐसी संकट, ऐसे देश अगर ऐसे संकट में हो तो राष्ट्रपति इमरजेंसी घोषित कर सकता है। और ये इमरजेंसी घोषित करने के बाद आप इसमें पढ़िएगा कि जो सारे पावर्स है वो राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेता है और उस समय आपातकाल के में नागरिकों के सारे अधिकार और जो संवैधानिक प्रावधान होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, एक तरह से डिनॉय हो जाते हैं, जब तक कि पुनः लोकसभा के द्वारा राष्ट्रपति ये घोषणा नहीं कर लेता कि अब सामान्य काल शुरू होता है और आपातकाल खत्म होता है। तो उसमें डिटेल में पढ़िएगा क्या परिस्थितियां बनती है और किस तरह से आपातकाल ये घोषित हो सकता है। दूसरा जो इमरजेंसी घोषित होती है, आर्टिकल 356 आपने सुना होगा बहुत सारे राज्यों में, और आजकल तो वर्तमान में भी और इससे पूर्व में भी केंद्र सरकार इस आर्टिकल का राज्यों के विरुद्ध बहुत प्रयोग करती है। यह आर्टिकल कहता है कि जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उससे उत्पन्न संकटकालीन अवस्था में राष्ट्रपति ये इमरजेंसी घोषित कर सकता है। यानी अगर राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए या राज्यपाल जो कि राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यों का प्रशासन देखते हैं, वह राष्ट्रपति को ये विश्वास दिला दें कि राज्य में चुनी हुई जो सरकार है वह संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चल रही है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अपना काम नहीं कर पा रही है, या जो सरकार है वो कहीं ना कहीं संकट में है, यानी वो वास्तव में अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं कर पा रही है या संवैधानिक तरीके से सरकार अस्तित्व में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ की गवर्नमेंट को डिसॉल्व करके राष्ट्रपति सीधा सीधा प्रशासन राज्यों का अपने हाथ में ले सकता है और ऐसे समय में फिर राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा राज्यों में अपना प्रशासन चलाता है। तीसरी जो इमरजेंसी है वह है वित्तीय संकट। आर्टिकल 360 वित्तीय संकट के अनुसार जब राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाता है कि देश में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जिससे कि भारतीय या हमारे देश की वित्तीय साख को खतरा होता है, तो ऐसी स्थिति में वो वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है और इस अवधि में वो ऐसे हर एक डिसीजन ले सकता है जो कि आर्थिक दृष्टिकोण से किसी भी हमारी साख को बचाने में और साख को पुनः प्राप्त करने में आवश्यक हो। इसके अंतर्गत वो फिर राज्यों या केंद्र सरकार में आर्थिक रूप से किसी भी आदेश को जारी कर सकता है, सरकारों को आदेश दे सकता है, उसमें हर तरह के वेतन कटौती या जो भी कमी आर्थिक रूप से करनी है वह कर सकता है। हमारे देश में अभी तक वित्तीय संकट की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आर्टिकल 356 का प्रयोग बहुत बार हुआ है और जो 352 युद्ध और आंतरिक वाली इमरजेंसी है वो भी 3-4 बार आपने, इमरजेंसी बहुत फेमस है, इंदिरा गांधी के टाइम की इमरजेंसी के बारे में आपने सुना होगा कि लगातार पाकिस्तान युद्ध के समय या चाइना से जो हमारा युद्ध हुआ था 1962 में, उसमें, और फिर पुनः एक बार पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था 1971 में उस समय, और उसके बाद युद्ध खत्म होने के तुरंत बाद देश में पुनः इमरजेंसी लगा दी गई थी आंतरिक गड़बड़ी या आंतरिक विद्रोह की आशंका के चलते। उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकारें भी आपको पता हो तो हो गई थी और वापस से उस आपातकाल में जो चेंजेज किए गए थे, संविधान जो संशोधन हुए थे आपने सुने होंगे 1976-1974 के संविधान संशोधनों के बारे में, 42वें और 44वें संविधान संशोधन इसी संदर्भ में थे। तो ये सारे के सारे पावर्स जो हैं राष्ट्रपति को मिले हुए हैं। एज इट इज़ आप इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है मैंने आपको बताए, लेजिस्लेटिव पावर्स मैंने आपको अच्छे से समझाए, फिनेंशियल पावर्स जो हैं वो अच्छे से समझाए हैं, जुडिशियल पावर है, मिलिट्री पावर है, इमरजेंसी पावर्स में यही तीनों आर्टिकल हैं, उनके अनुसार वह इमरजेंसी पावर्स को यूज़ करता है।
आशा है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और समझ में आया होगा मेनली। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको समझने में हो रही हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।